चलो ठीक है, बाकी बात में कर लेना। हाँ, नहीं अभी कुछ नहीं है, फोन का कुछ नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है आपने। ठीक है, अभी ना एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जो भी उसके डाउट्स रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में लूंगा, फिर बाकी सब होमवर्क कर लेना उसके, फिर एक साथ डाउट्स रहते हैं, अगर कुछ बचेगी तो उसके डाउट्स फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक, चलो। तो चैप्टर का नाम है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 to 14 मार्क्स का मिनिमम रहेगा, इससे ज्यादा भी आ जाता है, और ऑलमोस्ट मोर और लेस कंफर्म है कि पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, 10 to 14 मार्क्स का चैप्टर है, मोर और लेस कंफर्म है पेपर में आएगा ही आएगा। कोई चांस मुझे लगता नहीं कि किसी पेपर में इसको ना डालें। ठीक है ना, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। ठीक है ना, ध्यान से करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बस बस, अब आवाज नहीं बिल्कुल भी, इधर ध्यान देना। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना, मिलाना या इकट्ठा करना। ठीक है ना, कंसोलिडेट करना मतलब मिलाना। ठीक है ना, फोन वोन रख दो अभी। तो क्या बोलता है कंसोलिडेट का मतलब? कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिला देना, इकट्ठा कर देना, कंसोलिडेट कर देना। ठीक है ना, तो कंसोलिडेटेड का मतलब क्या हुआ? लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर हमने जो पढ़ा था अमालगमेशन। अमालगमेशन में क्या होता है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, तो परचेज करने का मतलब क्या होता है? परचेज करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कंपनी ही परचेज कर ली। मान लो एक रिलायंस है और एक टाटा है। ठीक, रिलायंस कंपनी ने टाटा कंपनी को अगर परचेज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलायंस कंपनी ने टाटा कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक, कितने? मोर देन 50%। तो उनके पास क्या आ गया? कंट्रोल। अगर मान लो मैंने किसी की कंपनी परचेज करने का बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी परचेज करने का मतलब मैंने उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, ताकि उस कंपनी की ओनरशिप किसके पास आ जाए? मेरे पास। तो बेसिकली अगर मैं किसी कंपनी को परचेज करना चाह रहा हूँ या किसी कंपनी के साथ मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में होगा क्या? अगर मैंने किसी कंपनी को परचेज किया, तो मैंने उस कंपनी के शेयर परचेज किए होंगे। अगर मैंने उस कंपनी के 75% शेयर परचेज कर लिए, तो उस कंपनी के सारे असेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज का 75% शेयर किसके पास आ गया? मेरे पास आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरी ओनरशिप कितनी हो गई? 75% हो गई। ठीक, तो अब क्या होगा? जिस डेट को मैं परचेज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी बोली थी। मान लो ये हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। लेट से मैंने 1 अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024 को मैंने परचेज किया, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस डेट को मैंने कंपनी को परचेज किया, यानी कि जिस डेट पे मैंने कंपनी को एक्वायर किया, वो मेरी डेट क्या हो गई? डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि कितनी है? 1 अगस्त। ठीक है ना, जो कि कितनी है? 1 अगस्त। तो इस डेट पे जो भी अकाउंटिंग होगी, वो अकाउंटिंग हमें कौन करना सिखाता है? अमालगमेशन। अमालगमेशन में यही तो करते हैं कि किस डेट को हमने कौन सा एसेट मतलब जिस डेट पे हमने कंपनी को परचेज किया, उस डेट पे हम सारी एंट्रीज पास करते हैं कि जितने एसेट्स आए, जितनी लाइबिलिटीज आई, सब कुछ जो भी आएगा वो यहाँ पर हम दिखा देते हैं इसके अंदर। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर हमारा इतने से में काम खत्म नहीं होता। अगर मान लो मैंने 1 अगस्त को कंपनी परचेज की, मैं एक कंपनी हूँ, तुम एक कंपनी हो, मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, यानी कि तुम्हारी कंपनी पे कंट्रोल किसका आ गया? मेरा। मैं क्या बन गया? होल्डिंग। तुम क्या बन गए? सब्सिडी। हम दोनों के बीच में क्या आ गया? होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन। इससे ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस अलग चल रहा है, मेरा बिजनेस अलग चल रहा है, बस मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो यानी कि तुम्हारी कंपनी के शेयर ओनर पहले तुम लोग थे, अब वो ओनर कौन बन गया? मैं बन गया। बात समझ आ रही है? हुआ क्या, मान लो एक थी ए लिमिटेड, एक थी बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स बाय कर लिए। मोर देन 50% शेयर्स क्या कर लिए? बाय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी लिमिटेड अब बंद हो जाएगी। बी लिमिटेड अपना चल रही है, अपना नॉर्मल जैसे चलती थी वैसे चल रही है, बस इसके ओनर बदल गए। पहले कोई और ओनर थे, अब इसके ओनर कौन हो गया? ए लिमिटेड हो गया। अब इसकी ओनरशिप किसके पास आ गई? ए लिमिटेड के पास। तो बी लिमिटेड अभी भी अपना तो काम कर ही रही है ना अकेले, ऐसा थोड़ी है कि वो ए लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रही है, नहीं। बी लिमिटेड अपनी अलग कंपनी अभी भी चले जा रही है, बी लिमिटेड अभी भी अपनी कंपनी अलग से चली जा रही है, बस उसके ओनर्स बदल रहे हैं। उसके क्या हुए? ओनर बदल गए।
तो जब बी लिमिटेड अपना काम करेगी तो बी लिमिटेड अपने फाइनेंशियल अलग बनाएगी, ए लिमिटेड अपने फाइनेंशियल अलग बनाएगी, लेकिन क्योंकि ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है तो इनको एक फाइनेंशियल मिला के भी बनाने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, तो यानी कि 31 मार्च को वो क्या करेंगे, 31 मार्च को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। 31 मार्च को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। सर क्या बस पहले साल? नहीं, हर साल की 31 मार्च को, यानी कि हर साल के ईयर एंड पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, जितने साल तक उनका कंट्रोल रहेगा। जब तक इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन रहेगा ना, तब तक इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते रहेंगे हर साल। बात समझ आ रही है? फिर यहाँ तक ठीक। तो सबसे पहली चीज क्या कि हमने क्या खरीदे हैं? शेयर्स खरीदे हैं। कंपनी ये भी अपनी अलग काम कर रही है, ये भी अपना अलग काम कर रही है, दोनों अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। बस साल के आखिरी में दोनों की बैलेंस शीट को मर्ज कर दिया जाएगा, दोनों की बैलेंस शीट को जोड़ दिया जाएगा, कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, बस। तो हमें ये चीज देखनी है। बात समझ आ रही है? ठीक। तो ये हमारा हुआ कंसोलिडेटेड। अब कंसोलिडेटेड में हमें क्या करना है? दो कंपनीज, दो या दो से ज्यादा कंपनीज के फाइनेंशियल्स को मर्ज करना है। ठीक, फाइनेंशियल्स को क्या करना है? मर्ज। तो इस केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी विद, कहते हैं ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये किस किस के साथ बन सकते हैं? विद सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन होती है? जिसमें आपने 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग ली हुई है, ठीक है ना, 50% से ऊपर की शेयर होल्डिंग ली हुई है, वो आपकी क्या कहलाती है? सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, मान लो मैं होल्डिंग हूं, तुम मेरी सब्सिडरी हो, अगर हम दोनों सब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बना रहे हैं, तो वो कहां कवर किया जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। किसमें कवर किया जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। ठीक, अगर यही चीज विद एसोसिएट्स हो रही है, क्या सर एसोसिएट्स के साथ भी करा जाता है? बिल्कुल करा जाता है। एसोसिएट्स मतलब क्या? कौन होती है एसोसिएट कंपनी? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कौन सा होता है? जिसमें 20 से 50% के बीच में शेयर हो। तो उस केस में अगर विद एसोसिएट कंपनी आप कर रहे हो, तो उस पे लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। और अगर विद जॉइंट वेंचर अगर आप कर रहे हो, जॉइंट वेंचर कौन होती है? जिसके साथ आपने पार्टनरशिप या कोई एक कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है? जॉइंट वेंचर। तो उसके साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो उसके साथ आपको मिला के करने पड़ेंगे फाइनेंशियल्स, और उसका एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। तो ये तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे, तो हमने ये तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसको बना लो एज इट इज। yes 21 23 27 डालना हेडिंग सेक्शन 1। सेक्शन 1 सेक्शन 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 यानी कि एएस 21। हाँ, ये मतलब कोई एड टू एक्ट का सेक्शन नहीं है, मतलब 3 सेक्शंस है, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन। तो हम पहले इसकी बात करें, मतलब पार्ट 1 टॉपिक 1 कुछ भी लिख लो। ये कोई एक्ट का सेक्शन नहीं है या एएस का सेक्शन नहीं है, नॉर्मल सेक्शन है। हाँ, सेक्शन 1 है और सेक्शन 1 में हेडिंग है एएस 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21।
कंसोलिडेशन विद सब्सिडरीज, कंसोलिडेशन विद सब्सिडरीज। सेक्शन से कंफ्यूजन हो रही है तो पार्ट 1 लिख देना या टॉपिक 1 लिख देना। तो पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, जिसका नाम है कंसोलिडेशन विद सब्सिडरीज। अगर मैं बात करूं, मैंने बोला चैप्टर हमारा 10 से 14 नंबर का आने वाला है, तो ऑलमोस्ट 10 से 14 नंबर का हमारा कौन सा आएगा, यही आएगा। सर ये दोनों, वैसे तो ये दोनों नहीं आते, बट कभी आने को 3 से 4 नंबर के एमसीक्यू में डाल देते हैं, या एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिकल में डाल देंगे 3 से 4 मार्क्स का। बाकी इन दोनों एस को बहुत कम देखा जाता है, इन दोनों एस को बहुत कम देखा जाता है। तो ये वाला सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाएगा, सिर्फ ये वाला हमसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा। ठीक, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। लिखना इसके अंदर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कॉमा consolidated financial statement means, consolidated financial statement means financial statements, financial statements of a group, consolidated financial statement means financial statements of a group, of a group। तो यानी कि एक ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, ग्रुप मतलब क्या, जिसमें होल्डिंग सब्सिडरीज होती है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप कंपनीज तो बोलते हैं। अगर मान लो मैं होल्डिंग हूँ, मेरी 6 की 6 सब्सिडरीज है, तो यानी कि हम सबका एक ग्रुप बन गया ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड हो गई, तो सबका एक ग्रुप बन गया। तो उन सबको हमें क्या करना है, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेटेड बनाना है, फुल स्टॉप लिखना। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस group financial statement means standalone financial statements of holding company, standalone financial statement of holding company and standalone financial statement of subsidiary company and standalone financial statement of subsidiary company merged together, standalone financial statements of subsidiary companies merged together, merged together। यानी कि हमने क्या किया, एक ए लिमिटेड थी, एक बी लिमिटेड थी, ए लिमिटेड होल्डिंग थी, बी लिमिटेड सब्सिडरी थी। तो बी लिमिटेड के जो अकाउंट्स थे और ए लिमिटेड के जो अकाउंट्स थे, हमने दोनों के अकाउंट्स को मर्ज कर दिया, यानी कि प्लस कर दिया दोनों की चीजों को। तो वो हमारा क्या बन गया, ग्रुप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल स्टॉप। तो इसमें क्या सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनेंगे, नॉर्मल जो हमारे बाकी केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, कंपनी के केस में क्या क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है, P&L बनते हैं, कैश फ्लो बनता है और नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी जब कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, कंसोलिडेटेड P&L बनेगा, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनेगा और कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे। सर सबसे ज्यादा पेपर में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ट्रिकी है। बाकी P&L और कैश फ्लो तो कुछ भी नहीं है, P&L कैश फ्लो तो क्या है, जस्ट कैलकुलेटर है, दोनों का उठा के प्लस करते जाना है सिर्फ चीजों को। जो वर्किंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, बैलेंस शीट की है, वो हमें सबसे ज्यादा समझनी जरूरी है, बैलेंस शीट की वर्किंग्स। नोट लिखना, एक नोट, we can say that, we can say that, we can say that holding and subsidiary, we can say that holding and subsidiary companies are to be shown, holding and subsidiary companies are to be shown as a single entity, as a single entity in group financial statements, as a single entity in group financial statements। डन, ठीक, फुल स्टॉप। क्या कहता है,
कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं ना, तो ना कोई होल्डिंग ना कोई सब्सिडरी, दोनों को प्लस करके सारी फिगर्स एक ही से एक ही दिखती है, ठीक है ना, तो वो ग्रुप कंपनी के बन जाते हैं उससे, ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना या लिखना मत, चलो सुनो ध्यान देना क्या होता है। बाहर के देशों में क्या होता है ना कि अगर आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए ना, मान लो एक मैं होल्डिंग हूं तुम मेरी सब्सिडरी हो, अगर मैंने हम दोनों के अकाउंट्स को मर्ज करके एक ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, तो आपको स्टैंड अलोन बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें अलग अलग बनाने की फिर जरूरत नहीं है। ऐसा होता है बाहर की कंट्रीज में, लाइक यूके यूएसए, ऐसे 2-3 कंट्रीज में ऐसा चलता है, ठीक। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कहते हैं कि अगर आपने कंसोलिडेशन भी कर लिया, यानी कि आपने अगर ग्रुप के भी बना दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर भी हम दोनों के अलग अलग तो बनेंगे ही बनेंगे, मेरे अलग फाइनेंशियल बनेंगे, तुम्हारे अलग फाइनेंशियल बनेंगे। तो बहुत सारी कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सारी कंपनीज तुम देखोगे इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती है, इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती है, तो ये क्या करते हैं अपनी हर एक कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल भी बनाएंगे और लास्ट में एक मिला के सबका ग्रुप भी बनाएंगे, ठीक है ना, सबका एक ग्रुप भी बनाएंगे और सबके अलग अलग भी बनाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर इंडिया में फॉलो होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट साइड डालना, मैंडेशन ऑफ मैंडेशन ऑफ कंसोलिडेशन इन इंडिया, मैंडेशन ऑफ कंसोलिडेशन इन इंडिया। चलो, तो मैं मेरा क्या बोलने का मतलब इस टॉपिक के अंदर कि कंसोलिडेशन इंडिया में मैंडेटरी है या नहीं है, और है तो कौन बोलता है मैंडेटरी है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, इधर ध्यान देना, ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन में से एक चूज कर देना। मैंने क्या बोला है, कंसोलिडेशन करना यानी कि ग्रुप के अगर कोई होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है, तो उनके फाइनेंशियल्स को इकट्ठा दिखाना मैंडेटरी है या नहीं है, और अगर मैंडेटरी है तो कौन मैंडेटरी करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, अगर मैंडेटरी है तो AS21 बोलता है मैंडेटरी है, या फिर अगर मैंडेटरी है तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि मैंडेटरी है, क्योंकि कंपनीज पे लग रहा है ये। थर्ड, अगर मैंडेटरी है तो सेबी बोलता है कि मैंडेटरी है, या फिर मैंडेटरी ही नहीं। मैंने चार ऑप्शन दिए, AS21 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, सेबी के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, या फिर फोर्थ मैंडेटरी है ही नहीं। फोर्थ तो नहीं है, ठीक है। तुम क्या बोल रहे थे, संस्कृति एक्सेप्शन, एक्सेप्शन छोड़ दो, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, अभी नॉर्मल बताओ कि मैं कंसोलिडेट, अगर मान लो मैं एक कंपनी हूँ, ये कंपनी है, हम दोनों के मैं होल्डिंग हुई है सब्सिडी है, तो हमें कंसोलिडेट करना है या नहीं करना। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, तो सेबी, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनीज एक्ट, AS21। हम AS21 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद सब्सिडरीज। बट जो मैंडेटरी है ना, ये कंसोलिडेशन करना, वो कौन बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसीजर बताता है कि अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो ऐसे कर लो, बट ये मैंडेटरी कहीं नहीं बोलता। AS21 मैंडेटरी नहीं बोलता, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि अगर आपका कहीं पर भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है, तो आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। और बिल्कुल सही बोला, सेबी की किसके लिए बोलता है, लिस्टेड कंपनीज के लिए, जो कंपनीज लिस्टेड है वो उनके लिए मैंडेटरी कौन करता है, सेबी करता है, ठीक। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, लेकिन फिर उसके बाद AS21 आपको प्रोसीजर बताएगा, आपको तरीका बताएगा कि आपको कैसे मैंडेटरी कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं कंसोलिडेशन, ठीक है ना। लो मैं अच्छा पढ़ा है, चलो लिखना, AS21 does not mandate, AS21 does not mandate, AS21 does not mandate any company, AS21 does not mandate any company to to prepare CFS. AS21 does not mandate to prepare CFS, comma, but it provides us, it provides us only the procedure of, it provides us only the procedure of, procedure of consolidation, procedure of consolidation, full stop। नेक्स्ट टाइम लिखना, कंपनीज एक्ट 2013
कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ब्रैकेट में लिखना सेक्शन 129, सेक्शन 129 ब्रैकेट बंद करके mandates mandates that each company shall prepare CFS. Each company shall prepare CFS if it has a subsidiary company. It has a subsidiary company. तो सर ये सब्सिडरी कंपनी में प्राइवेट होनी जरूरी है, पब्लिक होनी जरूरी है, लिस्टेड अनलिस्टेड क्या होनी जरूरी है? कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंसोलिडेशन तो करना ही करना फिर पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी भी है तो भी करना पड़ेगा, पब्लिक है तो भी करना पड़ेगा, सब कुछ है तो करना पड़ेगा। और लिखना सेबी एक्ट requires सेबी एक्ट रिक्वायर्स सेबी के एक्ट का सेबी एक्ट रिक्वायर्स ध्यान नहीं आ रहा 88 मुझे ध्यान नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं, याद ही नहीं आ रहा। सेबी एक्ट रिक्वायर्स CFS by a listed company, requires CFS by a listed company, फुल स्टॉप। तो सेबी एक्ट किसके लिए बोलते हैं? सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए, अगर कोई कंपनी है जिसका सब्सिडरी का रिलेशन है किसी के साथ, तो उसके लिए मैंडेटरी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि चाहे कंपनी एक्ट ने मैंडेटरी किया, चाहे AS21 ने मैंडेटरी किया, आपके ऊपर तो मैंडेटरी हो गया ना, तो मैंडेटरी है इंडिया के अंदर, मतलब आपको CFS बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक, CFS बनाना ही बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ठीक। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या फिर किसी कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 250 करोड़ से ऊपर है, याद है हमने शुरू वाली क्लास में देखा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस और एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। तो अगर इंड एस है, कौन सी कंपनी के ऊपर इंड एस लगते हैं? जिसकी टर्नओवर, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर चली जाती है, उसके ऊपर इंड एस अप्लाई होते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? इंड एस 110 लगाएंगे, मतलब इंड एस लगेगा, और इंड एस में कौन सा 110 है कंसोलिडेशन के लिए, जो हम फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पर इंटर लेवल पे हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर सिर्फ एएस अप्लाई होता है। यानी कि अगर किसी कंपनी पे इंड एस अप्लाई होता है, तो सेम चीज हमें कहां पढ़नी है? फाइनल में जाके। तो और ऑलमोस्ट याद रखना, यहाँ का कंसोलिडेशन और फाइनल का कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है। ऑलमोस्ट मोर और लेस क्या है? सेम। आई थिंक 2-3 पॉइंट्स में अलग बातें बोलता है, मतलब एएस अलग बात बोलता है, इंड एस अलग बात बोलता है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा कंसोलिडेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ अच्छे से कर लिया, तो फाइनल में तुम्हें यही चीज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, यही चीज तुम्हें याद रहेगी। चलो डालना हेडिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं किसकी? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखवाने से पहले ना एक बार समझना, अब मैं पूरे कंसोलिडेशन की ना टर्म्स एक एग्जांपल में समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो, मान लो एक है बी लिमिटेड, इस बी लिमिटेड के अंदर 2 लाख शेयर्स है। इस बी लिमिटेड के अंदर कितने शेयर्स है? 2 लाख शेयर्स। मान लो एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का, यानी कि 20 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए? 20 लाख रुपए। 2 लाख शेयर्स है, 2 लाख के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 20 लाख शेयर्स हो गए, ठीक। तो ये हो गया 2 लाख इंटू 10, 20 लाख शेयर। हमारा ईयर जो है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ठीक। 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 ये हमारा क्या चल रहा है? ईयर है। अब हुआ क्या? मान लो ये बी लिमिटेड थी, 2 लाख शेयर थे, 20 लाख रुपए के। कोई एक दूसरी कंपनी आई, ए लिमिटेड,
और इस ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 60% शेयर्स एक्वायर कर लिए। 60% शेयर्स क्या कर लिए? एक्वायर। तो यानी कि अब जो बी लिमिटेड है वो क्या बन गई? सब्सिडरी, और ए लिमिटेड क्या हो गई? होल्डिंग। और कब एक्वायर किए? लेट से 1 अगस्त 2024 को 60% शेयर्स एक्वायर्ड। तो जिस डेट को 60% या मतलब 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर्ड किए, यानी कि जिस डेट को कंट्रोल आ गया, वो डेट हमारी क्या कहलाएगी? डेट ऑफ एक्विजिशन। तो पहली इंपॉर्टेंट टर्म हमारी क्या आ गई? डेट ऑफ एक्विजिशन। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने किस डेट पे कंट्रोल एक्वायर किया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, मान लो ऐसे बोलेगा कि 1 जून को 25% शेयर खरीदे और फिर 1 अगस्त को 30% शेयर और खरीद लिए। तो यानी कि जब 1 जून को 25% खरीदे थे तो क्या होल्डिंग बन गई थी? नहीं बनी थी। तो एसोसिएट बन गई थी, उसका हम अलग से AS23 देखेंगे। अभी इसके अकॉर्डिंग AS21 के अकॉर्डिंग क्या उसके ऊपर कंट्रोल आ गया था? नहीं आया था। सिर्फ क्या था? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। तो कंट्रोल कब आया? 1 अगस्त को, जब हमने 55% शेयर्स हो गए। 25 पहले खरीद चुका हूं, 30 और खरीद लिए, तो यानी कि कितने हो गए? 55%। तो हमारे पास कंट्रोल कब आया? 1 अगस्त को। तो मेरा कंट्रोल डेट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? तब भी 1 अगस्त ही मानी जाएगी। तो यानी कि जिस डेट को आपके 50% शेयर्स क्रॉस होंगे, वो डेट आपकी क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ एक्विजिशन। बात समझ आ रही है? तो हाँ, वो कोई बात नहीं, वो वैसे उसी में आता है, वो मतलब एग्रीमेंट भी हो गया तो उसका मतलब आपने शेयर्स खरीद लिए। बाकी शेयर्स के केस में ज्यादा एग्रीमेंट वगैरह नहीं चलते, उसमें डायरेक्ट परचेज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें यहाँ पर वो चलता है, इनकम टैक्स वाला प्रोविजन नहीं है कि आपको थोड़ा सा एडवांस मिलना चाहिए या कुछ। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन। अब सोच के देखो, जो कंपनी है बी लिमिटेड, ये तो यहां से लेके यहां तक बिजनेस पूरा कर रही है ना। ठीक, तो इसने कुछ प्रॉफिट तो अपना यहां पर कमाया होगा और कुछ प्रॉफिट अपना यहां कमाएगी। बात समझ आ रही है? तो जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले की चीजें होंगी, उनको हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन। और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद की चीजों को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट एक्विजिशन। तो एक हो गया हमारा प्री एक्विजिशन, एक हो गया हमारा पोस्ट एक्विजिशन। ठीक, अगर मैं बात करूं प्री एक्विजिशन की, यानी कि खरीदने से पहले, तो क्या इस प्रॉफिट पे मेरा कोई हक था? नहीं था, क्योंकि मेरी कंपनी नहीं थी तब। मेरी कंपनी कब बनी है? 1 अगस्त को। इसके बाद जो भी प्रॉफिट कमाएगी ना, उसमें मेरा पूरा पूरा हक है। लेकिन इससे पहले कोई प्रॉफिट कमाया तो उसमें मेरा हक नहीं बनता था। लेकिन अगर मैंने परचेज किया, जो कि हमने अमालगमेशन में देखा भी है कि अगर मैं परचेज करता हूं तो उसको परचेज करने पे मुझे फायदा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। तो अगर प्री एक्विजिशन में कुछ भी होगा, फायदा या नुकसान, वो किस में जाएगा? गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। वो किस में जाएगा? गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर पोस्ट एक्विजिशन का है तो वो हमारा किसका माना जाता है? रिवेन्यू नेचर का, यानी कि मेरे नॉर्मल पीएनएल में चला जाएगा। वो मेरे नॉर्मल पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि अब मैं उस कंपनी को एक्वायर कर चुका हूं, अब उसके ऊपर मेरा राइट बनता है, उसके ऊपर मेरा हक बनता है। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों हो गए। क्लियर है? ठीक, तीसरा। नेक्स्ट, अब एक हमारा आता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि मैंने जो इस कंपनी के 60% शेयर्स को एक्वायर किया, उन 60% शेयर्स को मैंने कितने रुपए में एक्वायर किया। मान लो 20 लाख की थी, 20 लाख का 60% यानी कि कितना? 1 लाख 20, 12 लाख। 12 लाख के शेयर्स, बट मैंने 18 लाख रुपए में खरीदे। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ गया? 18। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ गया? 18। बात समझ आ रही है? डाउट यहां तक? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं तुम्हारी कंपनी खरीद रहा हूं, तो तुम्हारी कंपनी जो मैंने खरीदी तो कितने में खरीदी, यानी कि मैंने तुम्हारी कंपनी के अगर 60% शेयर्स खरीदे, तो उन 60% शेयर्स को मैंने कितने में खरीदा, वो हमारी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एक टाइप से कह सकते हो अभी के लिए परचेज कंसिडरेशन। ठीक, तो वो हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कि हम कितने में उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब तुम्हें अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ी, मैंने कितने में खरीदा। ठीक, तो वो हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब एक चीज क्या आती है, सोच के देखो, ये कंपनी जो यहां पर प्रॉफिट कमा रही है, चाहे इधर उसने प्रॉफिट कमाया चाहे इधर उसने प्रॉफिट कमाया,
मान लो 50,000 का प्रॉफिट इधर कमाया और 1.5 लाख का प्रॉफिट इधर कमाया, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख रुपए। क्या सारा के सारे 2 लाख पे मेरा हक है? नहीं, मेरा हक कितने पे रहेगा, सिर्फ 60% पे, क्योंकि मैं कितने परसेंट शेयर होल्ड करता हूँ, 60%। बाकी 40% किसी और के पास शेयर है, तो बाकी 40% कौन होल्ड करेगा, किसके पास जाएंगे प्रॉफिट, बाकी लोगों के पास। तो यानी कि अगर इस कंपनी ने कुछ भी प्रॉफिट या कुछ भी कमाया, तो उसमें से मेरा हक कितना रहेगा, सिर्फ 60%। बाकी 40% किसका रहेगा, बाकियों का। तो टोटल कितना मैंने बोला, दोनों का ही होगा, पहले वाले के भी मैं ले रहा हूँ, कंट्रोल तो कर ही रहा हूँ, तो दूसरे वाले का भी होगा, ठीक है ना। तो अभी ना वो मैं पूरा प्रोसीजर में समझाऊंगा कि पहले वाले का कैसे कंसीडर किया जाएगा, दूसरे वाले का कंसीडर कैसे होगा। होंगे दोनों ही कंसीडर, बस करने के तरीके अलग अलग होंगे दोनों के, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास कितना रहेगा, 60%, और मेरे पास कितना आएगा 60%, बाकियों के पास कितना जाएगा, 40%। तो बाकियों के पास कितना जाएगा, 40%। तो जिनके पास 40% जा रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक। बाकी जिनके पास 40% बचेगा, उनको क्या बोला जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैंने वही बोला कि कैसे बांटना है प्री एक्विजिशन को और पोस्ट एक्विजिशन का, वो हम प्रोसीजर के थ्रू देख लेंगे, क्वेश्चन पे दिखाऊंगा कि कैसे प्री को बांटना है, कैसे पोस्ट को बांटना है। अभी बस ये समझो कि जितना भी होगा उसका 60% हम रखेंगे, 40% जिसको दिया जाएगा वो क्या बोला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी सिर्फ टर्म्स पे ध्यान देते हैं, कौन सा बांटना है, कौन सा नहीं बांटना, कैसे बांटना है, वो सब हम अपन आगे जाके सीखेंगे। तो टर्म समझानी है बस मुझे मेन, कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन होते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी कि बचे कुचे लोग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी कि क्या, बचे कुचे लोग, ठीक, जिनके पास शेयर्स नहीं है। ये चार्ट बना लो, ये चार्ट अच्छा है समझने के लिए।
चलो लिखना। लिखना पॉइंट नंबर 1, ये बना लिया पूरा, इसके बाद लिख दो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट डेफिनेशन, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फर्स्ट डेफिनेशन सब्सिडरी कंपनी। क्या होती है सब्सिडरी कंपनी, उसके बारे में बात करेंगे। सब्सिडरी कंपनी, it means a company, it means a company which is controlled by, it means a company which is controlled by other company, it means a company which is controlled by other company by way of, by way of either by having more than 50% of voting rights, by having more than 50% of voting rights, ब्रैकेट में लिख देना इक्विटी शेयर्स, or by having power to compose board of directors, by having power to compose board of directors। ठीक, ये तुमने पढ़ा भी होगा होल्डिंग सब्सिडियरी के चैप्टर में, लॉ के अंदर, उसकी डेफिनेशन में, कि याद बाय हैविंग पावर ऑफ कंपोजिंग, पावर टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पावर, ठीक है की बात, ठीक। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल, सब्सिडी कैसे बनेगी, कंट्रोल कैसे होगी। एक बात का खास ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन में अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर भी गिवन है और अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स के 50% ज्यादा खरीद लिया तो कोई कंसोलिडेशन नहीं होगा। कंसोलिडेशन कब लगेगा, जब आप इक्विटी शेयर्स का 50% से ज्यादा खरीद लोगे। 50% से ज्यादा इक्विटी होनी चाहिए, प्रेफरेंस नहीं चलेगी, ठीक है ना। प्रेफरेंस से कंट्रोल नहीं आता, इक्विटी से कंट्रोल आता है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना, डेट ऑफ एक्विजिशन, date of acquisition, the date on which, the date on which other company, the date on which other company exercises, the date on which the other company exercises control, exercises control on subsidiary company। तो जिस डेट पे कंट्रोल आया वो डेट हमारी क्या मान ली जाएगी, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन सब्सिडियरी कंपनी, फुल स्टॉप। द पीरियड, नेक्स्ट लाइन में द पीरियड, थर्ड पॉइंट लिख देना, मतलब द पीरियड बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, the period before date of acquisition will be termed as, the period before date of acquisition will be termed as, will be termed as pre-acquisition period, pre-acquisition period, pre-acquisition period। नेक्स्ट टाइम लिखना, द पीरियड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, बाकी सब सेम लिख दो, बस बिफोर की जगह आफ्टर कर दो। द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन will be termed as post acquisition period, post acquisition period।
और क्या बचा हमारा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल रहने दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो लिखना द रिमेनिंग पोर्शन, द रिमेनिंग पोर्शन which is not acquired by, the remaining portion which is not acquired by holding company, the remaining portion which is not acquired by holding company will be termed as minority interest, will be termed as minority interest. नोट लिखना, इसके बाद एक नोट लिखना, we need to calculate, we need to calculate goodwill or goodwill or capital reserve. We need to calculate goodwill or capital reserve for consolidation purpose, for consolidation purpose. कहता है कि अगर किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है तो हमें हर केस में गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा। वो हमने अमेलगमेशन में निकालना सीखा भी है, ठीक है ना। तो वो हमने अमेलगमेशन में निकालना सीखा भी है, बट अमेलगमेशन वाला तरीका हम यहाँ यूज नहीं करते। गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए जो तरीका हम अमेलगमेशन में यूज करते थे वो तरीका हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, वो तरीका यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। तो लिखना है एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में टी शेप वाली बनाना, और कैसे बनाना है देखना, कॉलम्स क्या क्या होंगे। बैलेंस शीट, इसमें क्या क्या आएगा, एक आएगी लायबिलिटी, लायबिलिटी के बाद दो कॉलम बना देना, एक आएगा एच लिमिटेड, एक आएगा एस लिमिटेड। इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम जितने भी तुम्हें दिखेंगे ना, सब में एच और एस होगा। एच मतलब होल्डिंग और एस मतलब सब्सिडी। तो लायबिलिटी एच एस, असेट एच एस। हाँ 6 कॉलम, लायबिलिटी एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, असेट्स एस एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। being really, I would say, monitored very heavily by तो ये हमारा क्या हो गया, एच लिमिटेड एस लिमिटेड। लिखना लायबिलिटी साइड सबसे पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, 25 लाख और 10 लाख। एच में 25 लाख, एस में 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख और 1 लाख। हाँ 5 लाख और 1 लाख, 5 लाख 50,000 लिखिए, नहीं 1 2 3 4 5 ठीक है, ठीक। लोन्स या डिवेंचर्स लिख लो, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स 12 लाख और 9 लाख, 12 लाख और 9 लाख। असेट साइड आ जाओ, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स 20 lakhs, 20 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs और 15 lakhs। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट इन क्या, हाँ असेट में, हाँ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड on 31st March 2024,
ऑन 31st मार्च 2024 और डैश डाल के लिखना 100%, यानी कि होली ओन सब्सिडरी है, सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए, सारे के सारे शेयर्स उसने एक्वायर कर लिए। तो ये सिर्फ एच लिमिटेड में आएगा, लिखना 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख सिर्फ एच में आएगा, एस में नहीं आएगा, एस में डैश कर दो, क्योंकि एस ने थोड़ी इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट तो एच करेगी ना, तो सिर्फ इसीलिए किसमें आएगा, एच में आएगा। और फिर लिख दो करंट एसेट्स, करंट असेट्स, करंट असेट्स। कितना बचा बैलेंसिंग निकालना किसने, इसका कुछ नहीं बचा, दोनों का जो भी बैलेंस आ रहा है वो लिख दो, एक बार टोटल कर लो और दोनों का बैलेंस लिख दो। हाँ, मतलब देखो 10 लाख और 5 लाख आ रहा है, 10 लाख हो गया एच लिमिटेड, एच लिमिटेड का, और 5 लाख हो गया एस लिमिटेड का। प्रिपेयर, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। तो देखना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम याद करते हैं अमलगमेशन को। अमलगमेशन में हम क्या करते थे, अगर मैंने किसी कंपनी को परचेज किया तो मैं क्या करता था, उसके सारे एसेट डेबिट कर देता था, लाइबिलिटीज क्रेडिट कर देता था, और जितने में खरीदा वो डाल देता था। तो करना फटाफट से बताना क्या क्या है एस लिमिटेड के एसेट्स। फिक्स एसेट्स कितने के थे, और क्या करंट एसेट्स, लाइबिलिटी में क्या डिवेंचर्स, कितने के, 9 लाख। और एक हमने जो हम यहाँ पर क्या लिखते थे, बिजनेस परचेज वर्ड लिखते थे, उसकी जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एक ही बात है, वो बिजनेस परचेज जैसा ही टर्म है, उसका नाम बदल दिया बस इधर। कितना है, 12 लाख। ये एंट्री हम किस में करते थे, परचेजिंग कंपनी में। तो परचेजिंग कंपनी कौन है, एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 12 लाख की, तो वो लिख दिया। तो गुडविल कितनी आई, हाँ कितना, 1 लाख। इधर 21 लाख हो गया, इधर 20 लाख हो गया, तो 1 लाख की क्या आ गई, गुडविल। ये कौन सा तरीका है जो हमने किसमें सीखा, अमालगमेशन में सीखा, जो हमने किसमें सीखा है, अमालगमेशन में। बट अब हमें यहाँ पर ये वाला तरीका फॉलो नहीं करना, बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करना। बट तुम फिर भी इसको ना लिख लो, इसको उतार लो, और उतार के इसके ऊपर क्रॉस लगा देना, उतार के इसके ऊपर क्या लगा देना, क्रॉस। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट हम पेपर में बिल्कुल भी ऐसे नहीं निकालेंगे। कंसोलिडेशन के लिए हमें इस तरीके से गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने की जरूरत नहीं है। तो सर कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो दो चीजें देखेंगे। एक हमारा रहेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसका मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यानी कि जितने में मैंने तुम्हारी कंपनी को खरीदा, उसका अमाउंट कितना था, कितने में खरीदा है, 12 लाख, 12 लाख।
जो तुम्हारी कंपनी के शेयर्स वगैरह मैंने खरीदे उसमें मेरा राइट कितना, मेरा शेयर कितना बनता था, शेयर इन कैपिटल प्लस शेयर इन रिजर्व। अगर मैंने तुम्हारी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए, तो अगर मेरा तुम्हारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में मेरा राइट हो गया, तो उस केस में मुझे इस पे रिजर्व एंड सरप्लस पे भी मेरा राइट रहेगा, ठीक। तो इसलिए रिजर्व और सरप्लस पे भी राइट किसका रहेगा, मेरा। कितने परसेंट शेयर खरीदे हैं, 100%, यानी कि तुम्हारी पूरी की पूरी कैपिटल मेरी हो गई और पूरे के पूरे रिजर्व भी किसके हो गए, मेरे हो गए। अगर 80%, 70% कुछ भी खरीदा तो हम उतनी परसेंटेज ले लेते, ठीक। तो कैपिटल कितनी थी एस लिमिटेड की, एस लिमिटेड 10 लाख। तो 10 लाख का 100% यानी कि पूरा 10 लाख हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, 1 लाख, यानी कि कितना हो गया, 11 लाख। तो हमने 11 लाख की चीजें कितने में खरीदी, 12 लाख में। 1 लाख ज्यादा में खरीदी, तो उसको वो हमारा क्या रहेगा, गुडविल। वो हमारी क्या रहेगी, गुडविल। तो गुडविल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, तो इसमें लिखना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट माइनस शेयर इन कैपिटल माइनस शेयर इन रिजर्व। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 12 लाख माइनस 10 लाख माइनस 1 लाख। तो टोटल कितना आ गया, 1 लाख। ये हमारी क्या आ गई, गुडविल। हमें ये वाला तरीका पेपर में यूज करना है। तो हम असेट्स लायबिलिटी से ना जाके सिर्फ और सिर्फ कैपिटल और रिजर्व्स को करके हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। क्या कह रहे हो, मतलब वो मैंने ये इसी चीज को दोबारा करके दिखाया कि कैसे पेपर में कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ये दोनों माइनस करना है, तब जाके हमारी गुडविल आएगी। ऊपर वाला और नीचे वाला, हाँ वो सेम ही है, यही चीज नीचे करी है, इतने को ही दोबारा नीचे करके दिखाया। ठीक। एक बार क्विकली बताना मुझे आइटम्स क्या क्या थी बैलेंस शीट में एच और एस की। इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, 10 लाख। रिजर्व कितने, डिबेंचर्स इधर आ गए कितने के, चलो देखना अब। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी पूरी बैलेंस शीट थी, ठीक। इस बैलेंस शीट में अब क्या हुआ, अब हमें यहाँ पर तो अलग अलग है ना होल्डिंग और सब्सिडरी की, हमें बनानी क्या है, दोनों की मिला के एक ही बैलेंस शीट बनानी है। दोनों की मिला के क्या करनी है, एक ही बैलेंस शीट बनानी है। अब वो कैसे बनेगी, तो लिखना हेडिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हाँ हाँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट H limited with its subsidiary S limited।
तो यहाँ पर जब कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो ऊपर हेडिंग डाल देंगे कि एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है, लेकिन वो किसके साथ बना रही है, अपनी कंसोलिडेटेड के साथ बना रही है, एस लिमिटेड के साथ। ठीक, वर्टिकल वाली बनवा रहा हूं मैं, वर्टिकल वाली बना लेना, टी शेप मत बनाना, वर्टिकल वाली बनाना। हालांकि अभी हम सीखेंगे पूरी प्रॉपर, बट ठीक है। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट नंबर पे आएगा शेयर कैपिटल, सेकंड नंबर पे आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक आ गया शेयर कैपिटल, एक आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। फिर सेकंड नंबर पे आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, और थर्ड नंबर पे आएगा करंट लायबिलिटीज। हालांकि इसमें नोट्स अकाउंट्स के भी बनते हैं, बट मैं अभी नोट्स वोट्स नहीं बनवा रहा, जो भी होगा यहीं पर कर देंगे, ठीक है ना, नोट्स वगैरह बाद में देखेंगे। तो ये आ गया हमारा टोटल, ये मेरा क्या हो गया, टोटल। फिर इसके बाद हम चलेंगे असेट साइड पे। असेट्स में दो ही आते हैं, एक आएगा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट असेट्स, इसमें एक ले लो टेंजिबल और एक ले लो इंटेंजिबल असेट्स। एक हो गया टेंजिबल और एक हो गया हमारा क्या, इंटेंजिबल असेट्स। ठीक, एक हो गया टेंजिबल और एक हो गया इंटेंजिबल असेट्स, राइट। फिर दूसरा नंबर पे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट्स। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, करंट एसेट्स। और फिर इसका बन जाएगा टोटल। नहीं, इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा देते हैं, बाकी वैसे उसमें भी आ जाता है, बट ठीक है, कोई नहीं, अभी के लिए अलग से दिखा देते हैं। नॉन करंट में भी आ जाएगा वो इन्वेस्टमेंट, दोनों में आ जाती है, करंट और नॉन करंट, बट अभी हम अलग से दिखा देंगे ताकि मैं समझा दूँ। हाँ चलो, तो ये क्या हुआ, हमने क्या बात की, ये पूरी बैलेंस शीट हो गई, ये हमें कंसोलिडेटेड बनानी है। अब हमें इसका कंसोलिडेशन करना है, जस्ट एक बार ही देखना, मैं वैल्यूज लिख दूं, फिर मैं सारा एक एक करके समझाऊंगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है ना। अभी सुनते जाना सिर्फ, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ और सिर्फ किसके आएंगे, होल्डिंग कंपनी के, 25 लाख और 5 लाख। तो ये हो गया 25 लाख और 5 लाख, ठीक। रीजन अभी सबका बता दूंगा, रीजन की टेंशन मत लेना। नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों की प्लस कर लो, 12 लाख और 9 लाख कितना हो गया, 21 लाख। करंट लायबिलिटीज तो किसी में भी नहीं थी, तो वो हो गया डैश, ये हमारा क्या हो गया, डैश हो गया, ठीक। फिर नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो फिक्स एसेट जो टेंजिबल वाले हैं, 20 + 5 कितने हो गए, 35 लाख। तो ये 35 लाख हमारा क्या हो गया, प्लस। इनटेंजिबल में हमारा हमने गुडविल कैलकुलेट की थी, कितने की आई थी, 1 लाख की गुडविल आई थी, तो वो 1 लाख लिख देते, 35 आया, 20 और 15 दोनों के प्लस करके। हाँ मैंने बोला ना, ये दोनों सिर्फ होल्डिंग के आएंगे, बाकी प्लस होगा। रीजन अभी बताता हूँ सबको।
इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं आएगी। करंट एसेट्स कितने के हैं? 10 और 5 तो कितने हो गए? 15 लाख। देखना दोनों साइड मैच हो रही है क्या? 25 5 30, 51। और इधर भी कितना आ गया? 51। ये उतार लो, फिर समझते हैं बाकी चीजें क्यों नहीं आई, ये सब चीजें जो हमने छोड़ी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन सी थी क्वेश्चन में? एस लिमिटेड वाली, तो वो हट हट जाएगा। ठीक, चले। देखो, अब सबसे पहले इजी इजी चीजों को देखते हैं। क्योंकि दोनों कंपनीज एक ही हो गई, तो इसकी जो लायबिलिटी थी और इसकी जो लायबिलिटी थी एक साथ दिखेगी। 12 और 9 21 कर दिए। इसके जो एसेट्स थे और इसके जो करंट एसेट्स थे दोनों को एक साथ कर दिया, तो वो हो गया। लेकिन सर, इन्वेस्टमेंट और इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स, अब इसमें क्या हुआ? हमने क्या किया था, इस कंपनी की जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल थी और जितने भी रिजर्व थे, यानी कि कितना, 11 लाख, इसको इस 12 लाख के साथ सेट ऑफ करके नेट अमाउंट निकाल लिया था किसका? गुडविल का, 1 लाख रुपए। तो हम यहां पर क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर तो अलग अलग कंपनी थी, तो मैं दिखा सकता था कि भाई मैंने, मेरी कंपनी ने, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि आप अलग अलग बैलेंस शीट बना रहे हो। बट जब दोनों की बैलेंस शीट मर्ज हो जाएगी, तो वहां पर ना कोई एच अलग से बचा, ना कोई एस अलग से बचा। तो अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट दिखा दी, तो कैसा लगेगा कि खुद ही खुद की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे हुए हो। ठीक, तो इसीलिए कंसोलिडेशन में ये वाली इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये वाली यानी कि कौन सी वाली? जो आपने सब्सिडरी कंपनी में करी है। अगर कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट होती ना, वो डेफिनेटली आती। अगर कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट होगी तो वो डेफिनेटली आएगी। सिर्फ कौन सी नहीं आएगी? जो होल्डिंग ने सब्सिडरी में किया है। जो होल्डिंग ने किसमें किया है? सब्सिडरी में। बात समझ आ रही है? तो यानी कि ये इन्वेस्टमेंट हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अब तो एक ही हो गई उसी कंपनी में। तो ये इन्वेस्टमेंट करी किसके अगेंस्ट है? इन दोनों के अगेंस्ट। तो इन दोनों के साथ सेट ऑफ करके हमने नेट अमाउंट किसमें डाल दिया? इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि गुडविल। तो इसलिए इन तीनों चीजों को हमने इग्नोर करा। बात समझ आ रही है? ठीक, तो बस ये रीजन था इन दोनों चीजों को इग्नोर करने का। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी कैपिटल और रिजर्व्स आएंगे। इन दोनों के कैपिटल और रिजर्व्स किसके साथ सेट ऑफ हो जाएंगे? इन्वेस्टमेंट। इसके साथ सेट ऑफ हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के साथ। बात समझ आ रही है? ठीक, तो ये हमारा रीजन होता है इसको ना लेने का, इसको ना कंसिडर करने का। कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार देख लो पूरा क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं तो एक और क्वेश्चन कर दो बस, सॉल्व। कितने के एग्जांपल हो? एक एग्जांपल लिख दो और सेम ऐसे बैलेंस शीट बना दो, एक एच की और एक एस की। होल्डिंग और सब्सिडरी, एच एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। लिखना सेम। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस 15,000, 5,000। 15,000, 5,000। क्रेडिटर्स और 5,000। क्रेडिटर्स वो भी 15,000 और 5,000। क्रेडिटर्स 15,000 और 5,000। एसेट साइड पे आना। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स 25,000 और 15,000। 25,000 और 15,000। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, investment in shares of S Limited on 31st March
100%। इसमें लिख दो 40,000, 40,000। और डेटर्स, डेटर्स 15,000, 5,000, डेटर्स 15,000, 5,000। प्रिपेयर, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो। दोनों साइड का टोटल भी मैच कर लेना, सेम आ रहा है ना। बना दो फटाफट। हम्म। हाँ मतलब वर्किंग दिखानी पड़ेगी कैलकुलेशन करके। बताओ। 25,000 ठीक। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, 25 कैसे लिया तुमने इशिता? 40 है भाई, 40। इन्वेस्टमेंट को लेते हैं ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। कितना है टोटल? हम्म। फिर 40 आ रहा है, फिर 50,000 है। टोटल गलत किया ना। इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट हट गया ना, इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया हमने, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ वो आएगी। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड गायब करेंगे, अगर उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट दी हुई है, जैसे एफडी वगैरह करा दिया, कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो वो दो लेंगे, वो आएगी फिर 85, 85। हाँ मैच करेगा ना बैलेंस शीट दोनों से।
गुडविल कितनी आई थी, 25 आई थी। और ये क्या टेंजिबल एसेट्स, 25 और 15 40 होंगे ना। ये 25 बोले थे, सबने तो 25 लिखे हुए हैं, तो सबको अलग से तो मैंने बोला नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास का बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक चीजें बताई मैंने कंसोलिडेशन की, कि कैसे हमें एक फॉर्मेट देख लिया, एक तरीका समझ लिया गुडविल वगैरह निकालने का। बट अभी ये बहुत ही इजी वाली चीजें थी, अभी तो आएंगी। इसमें तो दोनों केस में मैंने 100% लिया, जबकि आगे जाके हम 100 से कम परसेंट करेंगे तो कैसे होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा वो कैसे होगा। अभी मैंने क्या किया था, 31 मार्च डेट ली थी साल के आखिरी में, तो उसमें ना कोई प्री एक्विजिशन का चक्कर था, ना कोई पोस्ट एक्विजिशन का चक्कर था। अभी आगे जाके हम देखेंगे साल के बीच में जब खरीदेगा तो कुछ प्री होगा कुछ पोस्ट होगा, तो बहुत सारी चीजें अभी इसके अंदर हमें पढ़नी है। Done.